हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है बायोलॉजी बाबा। इस चैनल पर मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि कुछ यूनिक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगे और उसी यूनिक टॉपिक पे जो वीडियो मिलेगा आपको, उसी की एक सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज से। इस सीरीज़ में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उस सीरीज की कड़ी में सबसे पहला वीडियो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने को, समझने को और उसको के बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत क्यों हुई है, इसकी शुरुआत में दी जाने वाली धनराशि कितनी होती है और सबसे बड़ी बात कि इस पुरस्कार की शुरुआत क्यों की गई, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। उस कहानी के केंद्र में एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था और उस स्वीडन में ये रहते हुए विभिन्न प्रकार के कामों को करते हुए इन्होंने अपने एक दूसरे रूप को भी दर्शाया। वो दूसरा रूप इनका वैज्ञानिक रूप था। उस वैज्ञानिक रूप में इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 355 खोज की है। इन 355 खोजों के में सबसे उत्कृष्ट जो इनका योगदान था, वो योगदान था इनके द्वारा खोजी गई डायनामाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायनामाइट क्या है। इन्हीं खोजों के आधार पर अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जितना धन अर्जित किया था, उस अर्जित किए गए धन का एक बड़ा सा हिस्सा अपने मृत्यु से ठीक पहले एक ट्रस्ट को दान कर दिए थे और ट्रस्ट को दान करने से पहले उन्होंने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था और उस वसीयतनामा में उन्होंने लिखा था कि मेरे इस पैसे को स्विडिश बैंक में डालकर उस पैसे से मिलने वाली धनराशि को, जो ब्याज के रूप में होगी, उस ब्याज के पैसे को हर साल मानव के कल्याण में किए गए योगदान के लिए उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए अपने योगदान से बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। और अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने ये सारा वसीयतनामा तैयार कर दिया था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। इनके वसीयतनामा के आधार पर ही उस ट्रस्ट ने 29 जून 1900 को एक फाउंडेशन तैयार किया। उस फाउंडेशन का नाम था नोबेल फाउंडेशन और ये नोबेल फाउंडेशन के 5 सदस्य थे, जिसमें 4 सदस्य उस ट्रस्ट के थे और 5वां सदस्य जो था वो स्वीडन का राजा था। उसी आधार पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। इस नोबेल पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि जो है वो 10 लाख स्वीडिश क्रोनर था, जो डॉलर में 9 लाख डॉलर के रूप में आता है और यदि भारतीय रुपए की हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 33 लाख रुपए के रूप में उनको दिया जाता है। अब ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देते हैं। ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन क्षेत्रों का नाम है शांति का पुरस्कार,
साहित्य का नोबेल पुरस्कार, भौतिक का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और अंत में आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार में धनराशि के साथ साथ उन वैज्ञानिकों को एक गोल्ड मेडल और जो अभी मैंने आपको धनराशि बताई उतनी धनराशि उनको हर साल उनके पुण्यतिथि मीन्स कि उनके मृत्यु वाले दिन पर ही उन वैज्ञानिकों को स्वीडिश के राजा के द्वारा दिया जाता है। इन सभी बातों को जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इसके पीछे भी इतनी बड़ी कहानी थी। और हर साल जो पैसा उस स्वीडिश बैंक में रखा गया है उसका जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज का पैसा इन 6 क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है। इसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि जितने लोग इसमें नामांकन देते हैं उन नामांकनों में 50 साल तक उनके नामों को गुप्त रखा जाता है और यदि उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय समय पर अपने सुझाव के साथ अपने नामों को उजागर करते हैं, जैसे अर्थ शांति का नोबेल पुरस्कार के रूप में, बाकी सभी नामों को गुप्त रखा जाता है। इस कड़ी में अभी पिछले कुछ दिनों नोबेल पुरस्कार का घोषणा हुआ। उस घोषणा किए गए पुरस्कार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इसमें हर साल किसी न किसी एक वैज्ञानिक को उनके द्वारा उत्कृष्ट योगदान किए गए मनुष्य के जीवन के लिए जो योगदान वो कर दिए हैं, जो खोज किए हैं, उनके लिए उनको हर साल फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अभी जब पिछले दिनों 2022 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया जो नोबेल प्राइज़ था, वो स्वीडिश वैज्ञानिक जिनका नाम था स्वांते पाबो को चिकित्सा और मेडिसिन, इट मीन्स कि कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया एक बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार है। इस पुरस्कार को उनके द्वारा खोजे गए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया। उनके द्वारा जो खोजा गया ये सभी चीज़ें बहुत ही जानने योग्य हैं कि उन्होंने जिस टॉपिक पर जिस कार्य के लिए दिया गया बहुत ही यूनिक था। पाओ को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन पर खोज के लिए दिया गया। अब ये ह्यूमन एवोल्यूशन में अब नया ऐसा क्या आ गया जो उनके नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया, या उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उस क्षेत्र में उनको चुना गया, या ऐसा क्या बचा हुआ था जो उन्होंने खोज किया और उसके आधार पर उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो स्वांते पावो ने अपने रिसर्च में आधुनिक मनुष्यों और हमारे निकटतम विलुप्त हो चुके प्रजातियों जैसे नियरथर्डल एंड डेविसोवन के जीनोम की तुलना की थी। अब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय का जो मनुष्य है और इस वर्तमान समय से निकटतम जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन, इनके जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना उन्होंने किया था। अब वो जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे किए, यही तो समझने वाली बात थी। जो आज का मानव है और जो 40,000 साल पहले का मानव था और उससे भी 4 लाख साल पहले का जो मानव था, उन सभी में क्या ऐसा सीक्वेंसिंग इन्होंने देखा कि जिससे कि ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं उसके उस जीन के
या उस डीएनए के कुछ हिस्सा आज भी हमारे आधुनिक मानवों में पाया जाता है। अभी भी उसके कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं या उसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस आधुनिक मानव में दिखते हैं। इस खोज के लिए उनको इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस खोज में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य की जो अभी की प्रजाति, अभी का मतलब क्या, कि जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनमें और जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उनके बीच में संबंध है। अब संबंध को हम कैसे जान सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि किसी भी संबंध को जानने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग कराते हैं, हम डीएनए की प्रिंटिंग कराते हैं, जिससे कि हमको आसानी से ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका डीएनए जिस डीएनए से मैच कर रहा है उस डीएनए के साथ उसका यदि मैचिंग हो गई है तो कहीं ना कहीं उसका वो सदस्य रहा होगा, कहीं ना कहीं वो उसको संबंध रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है और ये डीएनए लक्षण को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये उस लक्षणों को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। उसी ट्रांसफर के बेस पे इन्होंने जब इसके बारे में खोजा, जाना, तो उन्होंने ये पाया कि जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि निएंडरथल और डेनिसोवन, इन दोनों प्रजातियों की जीन सीक्वेंसिंग करने के बाद उन्होंने ये पाया कि आधुनिक मानव में भी उस प्रजातियों के कुछ हिस्से आज भी मौजूद हैं और इस क्षेत्र में उन प्रजातियों का जो कुछ हिस्सा है आज के समय में भी मनुष्यों के डीएनए में प्रेजेंट है, मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये खोज यहीं पे आके रुक जाती है। अभी इस ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें की कोई खोज करना बाकी है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें अभी तक खोजा है ये सिर्फ 2 प्रजातियों के बारे में पता लगाया है। एक प्रजाति जो 4 लाख साल पहले से आई थी और एक प्रजाति जो 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध रहा होगा, तभी तो आधुनिक मानव में कहीं ना कहीं से उसके संबंध भी आए और कहीं ना कहीं इन दोनों प्रजातियों के बीच इंटरब्रीड हुआ होगा और उस इंटरब्रीड के आधार पर ही आज के मानव में भी उसके कुछ लक्षण उस डीएनए में मौजूद हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी लक्षण को कैरी करने का काम करता है डीएनए ही, क्योंकि डीएनए के जो करता है वो जनरेशन टू जनरेशन लक्षणों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है और ये तभी संभव है जब कहीं ना कहीं उन सभी के बीच में कोई ना कोई संबंध रहा होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी रही है। उम्मीद यही करता हूँ कि इतने चीज़ों के बारे में आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। यदि लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस सीरीज़ की कड़ी में मेरा अगला वीडियो बहुत ही जल्द मेरे इस चैनल पर आएगा, जिसमें आपको कुछ अगले हिस्सों के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। जय हिंद।